नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज देखेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस के यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, आगरा यूनिवर्सिटी जो है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जाते हैं। और जिस किसी की भी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके 95% प्लस यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं पढ़ना। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम कहाँ की ओर, एमसीक्यू क्वेश्चनों की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यूनिट नंबर कहां पढ़ेंगे, यूनिट नंबर फर्स्ट की ओर, सॉरी यूनिट नंबर कौन सी है, यूनिट नंबर आती है अपनी फर्स्ट। इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है, अभी इसका आंसर दीजिएगा। देखा है तुम्हारा, श्रुति का अर्थ क्या होता है, देखना, सुनना, बोलना या फिर याद करना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, श्रुति मतलब क्या होता है, सुनना हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सुनना हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां रखा है, शांति पर्व किससे संबंधित है। जो शांति पर्व जो हो जाता है वह किससे संबंधित है आपको बताना है। अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, मनुस्मृति या फिर देखा है महाभारत। यहां कौन सा राइट हो जाएगा, शांति पर्व किससे संबंधित हो जाता है, तो ये राइट आंसर क्या जाएगा भाई, महाभारत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां रखा है, गणसंघ का क्या अर्थ है। गणसंघ जो है उसका अर्थ क्या होता है, समाज, जनजाति, जनसंख्या या फिर हो जाता है भूभाग। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, गणसंघ का अर्थ क्या होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, जनजाति। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। गण संघ मतलब गण मतलब क्या होती है, गण मतलब क्या होता है, एक संघ कह सकते हैं, जाति समूह को कह सकते हैं, और संघ मतलब क्या होता है, जातियों का। ठीक है, तो जनजाति यहां पर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखा है, निर्वासन दंड क्या है। जो निर्वासन दंड है वह क्या है, निंदा करना, अंग भंग करना या फिर रखा है धमकी देना, देश से निकालना। तो यहां पर कौन सा हो जाता है, निर्वासन दंड क्या होता है, बिल्कुल निर्वासन। ठीक है, निर्वासन दंड का अर्थ क्या होता है, देश से निकालना हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, देश से निकालना हो जाएगा। आगे देखिएगा, कौटिल्य को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। जो कौटिल्य हैं उन्हें किस दूसरे नाम से जाना जाता है, चाणक्य, केशव, पतंजलि, शनि। तो यहां पर हो जाएगा कौन सा राइट, बिल्कुल कौटिल्य को दूसरे नाम से जाना जाता है तो वह हो जाते हैं चाणक्य। कौन, चाणक्य। आगे देखिएगा, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। जो अर्थशास्त्र है वह किसने रचा था, मनु, बुद्ध, शुक्र, कौटिल्य। तो कौन हो जाते हैं, अर्थशास्त्र के रचयिता हो जाते हैं कौटिल्य। आगे देखिएगा, अब यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड हमारा कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहां से स्थापना हो जाती है। तो कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है 1875, 1885, 1905 या फिर 1920। यहां पर राइट आंसर क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड क्लाइव ने, ए.ओ. ह्यूम ने, महात्मा गांधी ने। तो कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा। आगे देखते हैं, 1885 में मुंबई में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, यहां पर आपको बताना है। दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो 1885 दिसंबर 1885 को जो मुंबई में आयोजित कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। किसने, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उदार राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता थे। जो उदार राष्ट्रवाद है उसके प्रमुख नेता कौन थे, आपको बताना है। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। यहां राइट आंसर क्या रहने वाला है, कह रहा है उदार राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता कौन हो जाते हैं, तो वह हो जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां दे रखा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था।
आगे देखिएगा, यहां दे रखा है हमारे दल का नाम गरम दल तथा हमारे उद्देश्य के कारण नहीं। क्या कह रहा है? हमारे दल का नाम गरम दल हमारे उद्देश्य के कारण नहीं वरन हमारे साधनों के कारण पड़ा है। क्या? वरन हमारे साधनों के कारण पड़ा है। यह कथन किसका है आपको बताना है। गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे दल का नाम गरम दल हमारे उद्देश्य के कारण नहीं वरन हमारे साधनों के कारण पड़ा है। ये किसका है? बाल गंगाधर तिलक का हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाए। किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक का ये कथन हो जाता है, क्योंकि बाल लाल पाल ये कैसे हैं? गरम दल के नेता हो जाते हैं। आगे दे रखा है बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय की घटना है? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। अब कह रहा है बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय की घटना है आपको बताना है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रिपिन। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, तो 1905 जो हो जाती है लॉर्ड कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कर्जन जी हो जाएंगे। बंगाल विभाजन किस वायसराय के समकालीन हुआ था? ये हो जाता है लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, आगे देखते हैं बाल लाल पाल किस दल के क्रांतिकारी थे? नरम दल, गरम दल, स्वराज दल, आजाद हिंद फौज के। राइट आंसर क्या होगा? अभी हमने देखा था बाल लाल पाल किस दल के नेता थे, तो ये हो जाते हैं गरम दल के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। आगे देखिएगा बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1985, 1905, 1907, 1919। राइट आंसर क्या होगा? अभी हमने बताया था लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में, और 1857 की क्रांति हुई थी। इस समय भी कौन थे? लॉर्ड कर्जन ही थे। आगे देखते हैं, कह रहा है शेरे ए पंजाब किसे कहा जाता है? शेरे ए पंजाब किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? बिल्कुल, शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसे? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। आगे देखते हैं पंजाब केसरी के रूप में कौन जाना जाता है? पंजाब केसरी के रूप में कौन जाना जाता है? अरविंद घोष, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो यहां पर कौन सा राइट होगा? शेर ए पंजाब या फिर पंजाब केसरी दोनों नाम किनके हैं? लाला लाजपत राय जी के ही हो जाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखा है किस वायसराय ने भारत के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास किया? कह रहा है किस वायसराय ने भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास किया था? तो वह कौन हो जाते हैं? लॉर्ड लिटिन ने, लॉर्ड रिपिन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड हार्डिंग ने। तो यहां पर आपको बताना है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो हुआ था किस वायसराय भारत में किसने पास किया था, ये आपको बताना है। किस वायसराय ने भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास किया था? तो कौन हो जाते हैं आपको बताना है। तो वह हो जाएंगे कौन? लॉर्ड लिटिन जी। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड लिटिन जी यहां पर हो जाते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, आगे देखिएगा यहां देखा है मराठा और केसरी नामक समाचार पत्रों के संपादक कौन थे? मराठा और केसरी नामक समाचार पत्रों के संपादक कौन थे? लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक जी, बिपिन चंद्रपाल जी। तो यहां पर कौन सा राइट रहने वाला है? बिल्कुल सही। तो यहां पर आ चुका है मराठा और केसरी नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? लोकमान्य तिलक जी हो जाते हैं। कौन? लोकमान्य तिलक जी हो जाते हैं। आगे देखिएगा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, बदरुद्दीन तैयबक जी या फिर भूमेश चंद्र बनर्जी डी। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी ये आपको बताना है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यहां पर अध्यक्ष की यहां पर बात कही जा रही है, ध्यान रखना। तो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी हो जाते हैं। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी हो जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन
आपके किस में मिलेंगे? यही क्वेश्चन आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। क्या? एमसीक्यू क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को भी हमें क्या है, एमसीक्यू बेस पे ही पढ़ना है। ठीक है, दे रखा है इस विराट आंदोलन के पीछे शताब्दियों का इतिहास था, यह कथन किसका है? पूछेगा आपसे कि इस विराट आंदोलन के पीछे शताब्दियों का इतिहास था, यह कथन किसका हो जाता है? तो यह कथन हो जाता है एनी बेसेंट जी का। किनका? एनी बेसेंट जी का हो जाता है। और जिस किसी को पीडीएफ चाहिए, डिस्कस में दे रखा है लिंक, वहां पर जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? तो वह कौन हो जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट पर कब हस्ताक्षर किए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो वह हो जाता है 1916 में। कब? 1916 में। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस द्वारा प्रथम पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब पारित किया गया? कांग्रेस द्वारा प्रथम पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो वह किया गया था 1929 में। कब? 1929 में, द्वितीय विश्व युद्ध होने से पहले। आगे देखते हैं। यहां देखा है कांग्रेस का सूरत विच्छेद किस सन में हुआ था? सूरत अधिवेशन की बात कर रहा है, वह किस सन में हुआ था? तो सूरत हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आगे देखते हैं। और स्वाधीनता का प्रस्ताव, ये भी ठीक है। आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज्य की शिशु थी। भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज्य की शिशु थी और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसके पालने को आशीर्वाद दिया। इसका कथन है, आपको बताना है किसका कथन है। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज्य की शिशु थी और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसके पालने को आशीर्वाद दिया है। दे रखा है किसका कथन है? तो ये किसका है? कूपलैंड का कथन हो जाता है। किसका? कूपलैंड का कथन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस शताब्दी को राष्ट्रीय जागृति का युग कहा जाता है? भारत के किस राष्ट्रीय जागरण को कहाँ दे रखा है? आगे पीछे वाला दे रखा है। ठीक है, भारत में किस शताब्दी को राष्ट्रीय जागृति का युग कहा जाता है? तो वह कौन सी शताब्दी हो जाती है? तो वह हो जाती है 19वीं शताब्दी। ठीक है, कौन सी? 19वीं शताब्दी हो जाती है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रीय जागरण को एक प्रबुद्ध राजनीतिक आंदोलन किसने कहा है? भारत के राष्ट्रीय जागरण को एक प्रबुद्ध राजनीतिक आंदोलन किसने कहा है? तो वह कौन हो जाते हैं? वह कौन जाएंगे? डॉक्टर रघुवंश जी हो जाते हैं। कौन? डॉक्टर रघुवंश जी हो जाते हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय जागरण को एक प्रबुद्ध राजनीतिक आंदोलन कहा है। आगे देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण यह था कि मिस्टर रॉस ब्रिटिश साम्राज्य की संकटों से रक्षा करना और उसको दिन भिन्न होने से बचाना चाहिए थे। ठीक है, चाहते थे। इस कथन किसका है? आपको बताना है। जो कथन है वह किसका है? देखिएगा दोबारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण यह था कि मिस्टर ह्यूम ब्रिटिश साम्राज्य के संकटों से रक्षा करना और उसको दिन भिन्न होने से बचाना चाहते थे। ये जो कथन है वह किसका हो जाता है? आपको बताना है। तो कथन हो जाएगा लाला लजपत राय का। किसका? लाला लजपत राय का कथन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था? तो वह कौन सा हो जाता है? वर्धा अधिवेशन हो जाता है। कौन सा? वर्धा अधिवेशन हो जाता है कि भाई आप बांधे गए हो, अब यहाँ से या तो छोड़ लो या यहाँ पर फंस जाओ और मारे जाओ। बांध के हम तुम्हें मारेंगे, है ना, या तो भाग जाओ भाई। तो वर्धा अधिवेशन याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ दे रखा है कि हमारा आदर्श ये क्या है? दबा है या फिर दया है? दया है। ठीक है, हमारा आदर्श दया की भीख मांगना नहीं अपितु निर्भरता है। क्या है? अपितु निर्भरता है। यह कथन किसका है?
हमारा आदर्श दया की भीख मांगना नहीं अपितु निर्भरता है, यह कथन किसका है? किसका हो जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी का हो जाएगा। ठीक है, इसका बाल गंगाधर तिलक जी का हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में किसने प्रतिनिधि सम्मिलित हुआ? कितने प्रतिनिधि सम्मिलित हुए आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भाई। बस उठाऊं, इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, आवाज निकलने में। तो कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में किसने प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे? तो भाई कितने हो जाते हैं भाई? 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हो जाते हैं। कितने? 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी कब राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? गांधी जी जो थे कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो वह कब हो जाते हैं? 1924 में बने थे। कब? 1924 में बने थे। तो 1915 में तो पधारे ही थे, है ना, अफ्रीका से। और कब बने थे? 1924 में बने थे। आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है भारत में स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? गांधी जी कब राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1924। वेरी इंपोर्टेंट है, यहां रखा है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो वह प्रारंभ किया गया था 1905 बंगाल विभाजन के बाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां दे रखा है असहयोग आंदोलन। देखेंगे, क्या देखेंगे अब हम? असहयोग आंदोलन यहां पर देखने वाले हैं। देखा, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? असहयोग आंदोलन जो था वह कब प्रारंभ किया गया था? तो वह प्रारंभ किया गया था 1919, 1920, 1930, 1916। कब प्रारंभ किया गया था भाई? 1920 में प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ किस सन में हुआ? 18, 19, 14 या फिर 16 हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? 14 से 18 तक चला था। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1905, 1909, 1916, 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था कब? 1919 में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोविंद रानाडे, तिलक, गोखले या फिर दादा भाई नौरोजी। तो यहां पर कौन सा राइट हो जाएगा? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हो जाते हैं? तो वह हो जाते हैं गोखले जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन ही बनेंगे। तो बात करते हैं, राष्ट्रपति के नाम से कौन जाना जाता है? राष्ट्रपिता के नाम से। राष्ट्रपिता के नाम से कौन जाना जाता है? तो वह कौन हो जाते हैं? महात्मा गांधी जी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, चोरी चोरा कांड कब घटित हुआ? चोरी चोरा कांड घटित हुआ था, ये कब हुआ था आपको बताना है, यूपी की बात है। तो 5 फरवरी 1922 में क्या हुआ था? चोरी चोरा कांड हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां दे रखा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1914 में तो नहीं होगा, 1915 होना चाहिए था। 1915 में आए थे, है ना, 1915 में। कह रहा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये 1915 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन जो था वो भारत कब आया था? तो ये कब आया था? 1927 में भारत आया था। 1927 दूर ठहरा, या 1928 में भारत आया था। 27 में तो बन के तैयार हुआ था। भाई रुकेगा, यहाँ थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लगते हुए, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? चलो ठीक है, इसको देख लेना एक बार। इसको क्या है, देख लेना है। मुझे थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम लग रही है कि 27 में आया था, 28 में आया था। ठीक है, इसको देख लेना एक बार। तो साइमन कमीशन जो आया था भारत कब आया था, इसको एक बार देख लेना है। नेट पर सर्च मार के, गलत भी हो सकता है। ठीक है, ये आगे देखते हैं, साइमन कमीशन में कितने ब्रिटिश सदस्य थे? साइमन कमीशन में कितने ब्रिटिश सदस्य थे आपको बताना है। तो कितने हो जाते हैं? 7 ब्रिटिश सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रखा है, गांधी जी ने किस कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? गांधी जी ने किस कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो किसके कारण किया था? चोरी चोरा कांड के कारण किया था। किसके? चोरी चोरा कांड के कारण किया था। ठीक है,
तो राइट आंसर चोरी चोरा कांड। आगे बढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हुए गांधी ने ब्रिटिश शासन प्रदत्त किस अवधि को वापस कर दिया था? तो यहां पर हो जाएगा कौन सा राइट? तो केसर ए हिंद की जो उपाधि मिली थी महात्मा गांधी के लिए, तो इसे क्या कर दिया गया था? वापस कर दिया गया था ब्रिटिश शासन के लिए। ठीक है, किसके द्वारा? असहयोग आंदोलन के प्रारंभ करते हुए गांधी जी ने ब्रिटिश शासन प्रदत्त किया वह उपाधि को वापस कर दिया था केसर ए हिंद की उपाधि के लिए। ठीक है, पूछ सकता है कि केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में वापस की थी? तो असहयोग आंदोलन में वापस की थी। घुमा कर भी पूछ सकता है। आगे देखते हैं, हमें बिना सूर्य के प्रभात दिया गया है, किसका कथन है? हमें बिना सूर्य के प्रभात दिया गया है, यह किसका कथन है? तो यह हो जाता है तिलक जी का कथन। ठीक है, तो यहां पर कौन हो जाएंगे? तिलक जी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब यहां से स्टार्ट होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, दोनों के बारे में देखेंगे। पहला देखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह कब शुरू किया गया था? तो पहला हो जाता है 1919, 1930, 1942, 1944। यहां पर कौन सा राइट होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1930 में आरंभ किया गया था। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ की। महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा आरंभ की थी साबरमती आश्रम से। कहां ये कब की थी? ये आपको बताना है। कब की थी? 6 जनवरी 1929 में, 4 मार्च 1920 में, 12 मार्च 1930 में, 6 अप्रैल 1930 में। तो कब की थी? 12 मार्च 1930 में की थी। कब की थी भाई? 12 मार्च 1930 में की थी। कौन सी? दांडी यात्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? और इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, अंबेडकर जी ने भाग लिया था। फर्स्ट वाले में सिर्फ अंबेडकर जी थे, सेकंड वाले में गांधी जी और अंबेडकर दोनों थे, थर्ड वाले में सिर्फ अंबेडकर जी थे। तो गांधी जी ने कौन से में भाग लिया था? सेकंड वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब देखा है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1930 में। कब किया गया था? 1930 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, यह देखा है, गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था? 6 अप्रैल 1932, 6 अप्रैल 1934, 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1929। तो यहां पर कौन सा राइट हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1930 में। और जो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था वह तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, ब्रिटिश साम्राज्य एक अभिशाप है, मैं इसे समाप्त करके रहूंगा, किसका कथन है? ब्रिटिश साम्राज्य एक अभिशाप है, मैं इसे समाप्त करके रहूंगा, यह किसका कथन हो जाता है? आपको बताना है। गांधी जी, नेहरू, या फिर हो जाता है जिन्ना, या फिर तिलक जी। तो यहां पर कौन होगा भाई? बिल्कुल, तो ब्रिटिश साम्राज्य एक अभिशाप है, मैं इसे समाप्त करके रहूंगा, ये कहा था गांधी जी ने। आगे बढ़ते हैं, गांधी इरविन समझौता किया गया। गांधी इरविन समझौता कब किया गया था? 5 मार्च 1929, 5 मार्च 1930, 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1928। तो यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो हुआ था 5 मार्च 1931 में। कब? 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ? अगस्त 1942, मार्च 1942, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1942। तो यहां पर राइट आंसर क्या रहने वाला है? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये कब हुआ था? अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आ, सॉरी सा कह रहा हूं, आ हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो मैं आपको बताना, इससे पहले भी क्वेश्चन में देख रखा है, वर्धा, नागपुर, कलकत्ता या फिर मुंबई। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जो प्रारंभ हुआ था वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रारंभ हुआ था? तो वह हुआ था वर्धा अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी जाती है? तो भारत में जो लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है वह किसे दी जाती है? पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल।
तो किसे दी जाती है? सरदार पटेल जी को दी जाती है। आगे देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार भगत सिंह ने? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। फर्स्ट रखा है तुम्हारा, किस समझौते के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोका गया था? तो किस समझौते के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोका गया था? तो वो कौन सा हो जाता है? गांधी इरविन समझौता हो जाता है। कौन सा? गांधी इरविन समझौता हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था वह कब आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था सितंबर 1931 में। पहला कब हुआ था? 30 में, दूसरा 31 में, तीसरा भी 31 में ही हुआ था ना। आगे देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था सितंबर 1931 में, जिसमें किसने लिया था? महात्मा गांधी ने, BR अम्बेडकर ने, दोनों इसमें शामिल हुए थे। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है तुम्हारा द्विराष्ट्र सिद्धांत किसकी देन है? जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है वह किसकी देन है? तो आपको पता ही है किसकी देन है, ये जिन्ना की देन है। किसकी? जिन्ना की देन है। आगे बढ़ते हैं, किस योजना के द्वारा भारत के विभाजन को स्वीकृति प्रदान की गई थी? किस योजना के द्वारा भारत के विभाजन को स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो वह की गई थी माउंटबेटन योजना के द्वारा। किसके? माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत के विभाजन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। आगे बढ़ते हैं, माउंटबेटन योजना कब माउंटबेटन योजना कब प्रस्तावित की गई थी? तो कब प्रस्तावित की गई थी? माउंटबेटन योजना कब प्रस्तावित की गई थी? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ना। तो माउंटबेटन योजना प्रस्तावित की गई थी फरवरी 1946 में। कब? फरवरी 1946 में प्रस्तावित की गई थी। आगे देखते हैं, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। कौन सा? भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट देखा है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कब पारित हुआ? जो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम था वह कब पारित हुआ था? आपको बताना है। 1935, 1909, 1947, 1918। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? 1947 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस अधिनियम द्वारा भारत को 2 स्वाधीन राज्यों भारत व पाकिस्तान में विभाजित किया गया है? किस अधिनियम द्वारा भारत को 2 स्वाधीन राज्यों भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया है? अधिनियम 1916, 1909, 1935, 1947। किसके द्वारा? 1947 के द्वारा भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 1947 के भारतीय स्वाधीनता अधिनियम का उद्देश्य क्या था? 1947 के भारतीय स्वाधीनता अधिनियम का उद्देश्य क्या था? यहां पर आपको बताना है, भारत का संविधान निर्माण, भारत को ब्रिटिश शासन के अधीन करना, भारत को स्वतंत्र ना होने देना, भारत विभाजन कर 2 स्वतंत्र राज्य भारत का पाकिस्तान का निर्माण करना। भारत बा होना चाहिए, भारत बा पाकिस्तान का निर्माण करना। तो यहां पर कौन सा हो जाता है? राइट। तो यहां पर हो जाएगा डी यहां पर राइट, कि 1947 का भारत स्वाधीनता अधिनियम का उद्देश्य क्या था? वह हो जाता है भारत विभाजन कर 2 स्वतंत्र राज्य भारत व पाकिस्तान का निर्माण करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो वह आपको बताना है, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1961, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो भारत का जो मिनी संविधान कहा जाता है तो वह कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए। किसके लिए? भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। आगे देखते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। जो प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था तो वह कब किया गया था? 1909, 1919, 1935, 1947। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? याद रखा है, भारत में द्वैध शासन प्रस्तावित हुआ था तो यह कब हुआ था? 1947 में प्रस्तावित हुआ था। द्वैध शासन स्थापित हुआ था। नहीं 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 नहीं, भारत की बात कर रहा है ना, भारत में द्वैध शासन। तो प्रांतों में द्वैध शासन की बात कर रहा है ना। तो प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित हुआ था, वह हुआ था 1919 में। कब हुआ था भाई? 1919 में हुआ था। राइट आंसर बा हो जाएगा इसका। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित हुआ। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बा होगा। आगे देखते हैं, यहाँ रखा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था?
ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो वो जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में पारित किया गया था। आगे देखते हैं, भारत संविधान द्वैध शासन प्रणाली की अपेक्षा अधिक खराब है, कथन किसका है? क्या संविधान द्वैध शासन प्रणाली की अपेक्षा अधिक खराब है, यह कथन किसका हो जाता है? तो यह आता है राजगोपालाचारी का। किसका? गोपालाचारी का यह कथन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में किसी प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? तो बताना है कि 1919 के अधिनियम जो हुआ था उसमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई थी? तो वह कौन सा हो जाता है? द्वैध शासन व्यवस्था अपनाई गई थी। देखो, द्वैध शासन व्यवस्था प्रांतों में कब आई थी? 1919 में आई थी। वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ। आगे देखते हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो कौन था? सी राजगोपालाचारी ही थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की ओर। किसकी ओर भाई? यूनिट नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें देखने को मिलेगा भारतीय संविधान। तो देखते हैं, फर्स्ट एक क्वेश्चन रखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? देखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? देखा है, 44वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 51वें संशोधन द्वारा या फिर 14वें संशोधन द्वारा। तो यहां पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, देखा है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन हो जाते हैं? पंडित नेहरू, BR अम्बेडकर, डॉक्टर S राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, भारतीय संविधान की रचना में किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव डाला है? तो भारतीय संविधान की रचना में किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव डाला है? तो वह कौन हो जाते हैं? ब्रिटिश संविधान ने, संयुक्त राज्य के संविधान ने, आयरलैंड के संविधान ने या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। तो कह रहा है भारतीय संविधान की रचना में किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव डाला है? तो वह कौन हो जाते हैं? बिल्कुल, गंभीर प्रभाव कौन डालेगा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने डाला है। किसने? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय संविधान की रचना में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव डाला है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित कौन करता है? आपको बताना है। मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर संसद। तो कौन करता है? भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित कौन करता है? तो वह हो जाता है कौन? भारत संविधान की प्रस्तावना का संविधान की प्रस्तावना करती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, एक महासंघीय राष्ट्र, राज्यों का संघ या फिर भारत संघ। तो यहां पर कौन सा राइट होगा? भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो वह हो जाएगा कौन सा राइट? 110 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 412 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां, 423 अनुच्छेद, 11 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 395 हो जाएंगे अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग। ठीक है, तो ये अपने यहां पर हो जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन की पद्धति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान में संशोधन की पद्धति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आपको बताना है। पहला दे रखा है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 375।
तो भारतीय संविधान में संशोधन की पद्धति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 368 के अंतर्गत किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर अपना आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट को देखिएगा, भारत में संघात्मक शासन है क्योंकि, भारत में संघात्मक शासन है क्योंकि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। दूसरा देखिएगा, संविधान द्वारा केंद्र व राज्यों के राष्ट्र शक्ति विभाजन के याद रखा है, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, संसद की सर्वोच्चता है। अब बताना है भारत में संघात्मक शासन है क्योंकि रखा है कि संविधान द्वारा केंद्र व राज्यों में स्पष्ट शक्ति विभाजन है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। एक बार और देखिएगा, भारत में संघात्मक शासन है क्योंकि संविधान द्वारा केंद्र व राज्यों में स्पष्ट शक्ति विभाजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है तुम्हारे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। फर्स्ट रखा है, किस अनुच्छेद में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने से उत्पन्न संकट का उल्लेख किया है? तो रखा है किस अनुच्छेद में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने से उत्पन्न संकट का उल्लेख किस में किया गया है? आपको बताना है। तो अनुच्छेद 356 में किया गया है। किसके द्वारा? अनुच्छेद के संवैधानिक तंत्र में, संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने से, अगर संविधान के अंदर कोई अनुच्छेद विफल हो जाता है तो उत्पन्न जो संकट होगा उसका उल्लेख किया गया है। किसमें? 356 में किया गया है। किसका? 356 में इसका उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अगर भारत के संविधान में संशोधन करना है 368 के अंतर्गत, तो बताना है यह किससे ली गई है, आपको बताना है। ठीक है, तो कहां से ली गई है भाई कि अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं? तो ये लिखिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? वह हो जाते हैं BR अम्बेडकर जी। ठीक है, डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या BR अम्बेडकर बात की है। आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्मात्री भाषा के परामर्शदाता कौन थे? संविधान निर्मात्री भाषा के संविधान निर्मात्री सभा के परामर्शदाता कौन थे? आपको बताना है। तो वह कौन हो जाते हैं इसके परामर्शदाता? संविधान निर्मात्री सभा के परामर्शदाता कौन हो जाते हैं? तो वह हो जाते हैं BN राव। परामर्श की बात कर रहा है तो परामर्श मतलब क्या हो जाएगा? राय। तो राय मतलब राव। ठीक है, याद रहेगा BN राव। आगे देखते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जो संविधान निर्मात्री सभा जो थी उसमें जो उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था वह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वह हो जाते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो यहाँ पर कौन जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू जी अपने हो जाते हैं। तो संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वह हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट या मैं भी बोलते देखा है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य में संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना है। तो किस राज्य से हो जाएगा? तो वह हो जाएगा जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और अब वह क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहां देखा है भारतीय संविधान की संघीय सूची में कितने विषय हैं? भारतीय संविधान की संघीय सूची में कितने विषय हैं आपको बताना है। तो कितने हो जाएंगे? संघीय सूची की बात कर रहा है तो संघीय सूची में 97 विषय हो जाते हैं। कितने? 97 विषय हो जाएंगे संघीय सूची के अंतर्गत। बात करते हैं भारतीय संविधान की राज्य सूची में कितने विषय हैं। तो राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66 विषय हैं। कितने भाई? 66 विषय हो जाते हैं। आगे देखते हैं। याद रखा भारतीय संविधान का बहिष्कार किसके द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान का जो बहिष्कार किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? तो एक ही करने वाले होंगे कौन? मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। कितने? टोटल 12 अधिवेशन हुए थे।
आगे देखा है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई हैं। तो भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वह किसे प्रदान की गई हैं, तो वह कौन हो जाते हैं। अवशिष्ट शक्तियां किसे देंगे, जो बच जाएंगी वो किसे देंगे, केंद्र सरकार को दे देंगे भाई, केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां दे रखा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था दे रखा है संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। तो अगर राज्य की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 356 हो जाएगा। इसके अनुसार क्या करेंगे, राज्य में क्या करेंगे, संविधान शासन हम लगा सकते हैं, या कोई अनुच्छेद विफल होता है तब वहां पर क्या करेंगे, किसी राज्य के अंदर का अगर जो अपना होता है ना अनुच्छेद विफल होता है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, 356 लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। 368 जो है वो किससे संबंधित है, संविधान का अनुच्छेद 368 किस संबंध हो जाएगा, तो ये हो जाता है संविधान के संशोधन से। तो संविधान संशोधन से संबंधित हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतवर्ष गणतंत्र कब घोषित हुआ। भारतवर्ष जो था वो गणतंत्र कब घोषित किया गया था, तो वह किया गया था कब, 1950 में गणतंत्र घोषित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं, तो अभी हमने देखा था कितने, 395 हो जाते हैं अपने कौन, अनुच्छेद हो जाते हैं, 12 अनुसूचियां, 22 भाग। ठीक है, तो ये कितनी पूछ रखा है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो भाई 12 अनुसूचियां हो जाती हैं। आगे बढ़ रखा है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, यहां पर दे रखा है कि स्थायी अध्यक्ष पूछ रखा है डायरेक्ट। ठीक है, कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो वह कौन हो जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, दे रखा है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो वह हुई थी कब, 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे यूनिट नंबर अपनी 4 के लिए, कौन सी, यूनिट नंबर 4 जो हमारा कौन सा है, पार्ट नंबर 1 चलेगा। पार्ट नंबर 2 में आपको क्या मिलेगा, 5 से लेकर 8 तक मिलेंगे। आगे दे रखा है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के किस भाग में वर्णित है, आपको बताना है। प्रथम भाग में, द्वितीय भाग में, तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में। मौलिक अधिकार की यहाँ पर बात कर रहा है। प्रथम में क्या है, संघ राज्यों का संघ होगा। द्वितीय में क्या है, भाग 2 में क्या होंगे, भाग 2 में अपना क्या है, मतलब हाँ नाम वगैरह है। तृतीय में क्या है, 3 में हो जाता है अपना मौलिक अधिकार ही होगा ना, 3 वाले में, 3 वाले मौलिक अधिकार ही होगा। अभी रुकेगा थोड़ा सा, बिल्कुल तृतीय भाग में ही है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तीसरे भाग में ही है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ में वेतन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, आपको बताना है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, पहले मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, अब 6 हो गए हैं। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो यही हो जाएगा बिल्कुल अलग। ठीक है, यह हो जाएगा बिल्कुल अलग। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है तुम्हारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार की प्रावधान है। तो वर्तमान में बात करेंगे मौलिक अधिकार कितने हैं, 5, 6, 7, 8। तो कितने हो जाएंगे, पहले 7 हुआ करते थे, संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो अब मौलिक अधिकार कितने हैं, पहले 7 थे, अब कितने हैं भाई, 6 हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, मौलिक अधिकारों का स्थगन कब और कौन कर सकता है। मौलिक अधिकारों का जो स्थगन कर सकता है वो कब और कौन कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर, आपातकाल लागू होने पर राष्ट्रपति द्वारा, सैनिक शासन लागू होने पर, या फिर राज्यों के राज्यपाल द्वारा। तो मौलिक अधिकारों का स्थगन कौन, कब और कौन कर सकता है, तो क्या हो जाएगा, कौन कर सकता है, ये कर सकता है आपातकाल लागू होने पर राष्ट्रपति कर सकता है। क्या, आपातकाल लागू होने पर राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों का स्थगन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखा है तुम्हारा संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो वह कौन सा हो जाएगा, आपको बताना है।
वह कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो वह हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 8, 9 या फिर 10 या फिर 12 हो जाते हैं। तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं वो आपको बताना है। तो कह रहे हैं भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो भाई 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहां रखा है नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लिखित हैं। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के किस भाग में उल्लिखित हैं, तो ये आपको बताना है। यहां पर हो जाएगा कौन सा? राइट, बिल्कुल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लिखित हैं? तृतीय, चतुर्थ, पंचम या फिर छठवें में। तो यहाँ पर राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग कौन से में है? चौथे में है। भाग कौन से में है? चतुर्थ भाग में हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार किस देश से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार जो है वो किस देश से लिया गया है, यहां पर आपको बताना है। ब्रिटेन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? बिल्कुल, ये लिए गए अपने आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं। तो वही क्वेश्चन रिपीट, तो ये भी कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न देखें, अब देखिएगा आगे देखा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? तो यह किया गया था कब? 1976 में शामिल किया गया था। कब? 1976 में शामिल किया गया था। आगे देखते हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में हैं? तो अनुच्छेद 32 में हमें देखने को यह मिलते हैं। आगे देखते हैं, सूचना का अधिकार कब अस्तित्व में आया। जो सूचना का अधिकार था वह कब अस्तित्व में आया था? तो आया था 2006 में। कब आया था भाई? 2006 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान के किस संशोधन में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है। तो संविधान के किस संशोधन में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है? तो वह हो जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। आगे देखते हैं, प्रत्येक राज्य की पहचान उसके अधिकारों की व्यवस्था से की जाती है। अधिकार राज्य की आधारशिला है, किसका कथन है। प्रत्येक राज्य की पहचान उसके अधिकारों से की जाती है। अधिकार राज्य की आधारशिला जो है यह किसका कथन है, आपको बताना है। तो जाता है प्रोलास्की का। किसका? प्रोलास्की का ये कथन हो जाता है। आगे देखते हैं, मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषता यह है कि राज्य द्वारा पारित विधियों के ऊपर है। क्या है? पढ़ा दे रखा है, थोड़ा सा देखते हैं पढ़ के। मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषता यह है कि राज्य द्वारा पारित विधियों के ऊपर है। यह कथन किसका है, आपको बताना है। तो यह कथन किसका हो जाएगा? पतंजलि शास्त्री जी का हो जाएगा। किसका? पतंजलि शास्त्री जी का हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखा है, राजनीति के निर्देश सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। यह कथन किसका हो जाएगा? रखा है, राजनीति के निर्देश सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कथन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, रखा है, ये तत्व उद्देश्य और आकांक्षाओं की घोषणा मात्र है। किसका कथन है?
ये तत्व उद्देश्य और आकांक्षाओं की घोषणा मात्र है। यह कथन किसका हो जाता है? तो ये कथन है प्रोकेसी हेरेवर का। किसका? प्रोकेसी हेरेवर का। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोकेसी हेरेवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखा, ये सिद्धांत के आदर्श हैं, ये सिद्धांत के आदर्श हैं जिनकी पूर्ति का सरकार प्रयत्न करेगी। किसके कथन हैं? ठीक है, किसने कहा है या किसका कथन है, आपको बताना है। ये सिद्धांत के आदर्श हैं जिनकी पूर्ति का सरकार प्रयत्न करेगी। किसने कहा है, आपको बताना है। तो ये कहा है एलसी खेड़कर ने। किसने? एलसी खेड़कर ने यह कहा है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अध्याय में और किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो भारत के जो नीति निर्देशक में हैं वो 36 से 51 तक अनुच्छेद में है। किससे? 36 से 51 तक अनुच्छेद में है। और भाग कौन सा है? अध्याय है अपना चौथा। कौन सा है? अध्याय चौथा। और 36 से 51वें अनुच्छेद में हो जाते हैं। बात करते हैं संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो हमने देखा था कौन से 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी यूनिट जो होती हैं, ठीक है, यूनिट जो होती हैं वो कितनी? 4 हमने कंप्लीट कर ली इस वीडियो में। और आगे जो हमारी 4 रह जाती हैं वो किसमें होगी? पार्ट 2 में रहने वाली। किसमें? पार्ट 2 में रहने वाली है। यहीं से सारे के सारे MCQ क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। 100% यहाँ से हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या करना है भाई? इन क्वेश्चनों को बहुत ही बार बार रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है और अच्छी प्रकार से पढ़ना है जो कि आपको याद हो जाएं। ठीक है, मैंने याद करने की पूरी कोशिश की। आपको प्रकार से टेस्ट लगा दिया यहाँ पर। और यह टेस्ट क्या है, एग्जाम से पहले भी लगाने हैं। जैसे एग्जाम दो उससे 2 घंटे पहले बस पढ़ लेना। एक वीडियो 1 घंटा, एक वीडियो 1 घंटे में 2 घंटे में आपकी कंप्लीट हो जाएंगी पूरी की पूरी। और आराम से क्वेश्चन पेपर दे आना। तो फ्रेंड्स, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सेकेंड वीडियो में फिर जुड़ना। तो जय हिंद, जय भारत।